जी, आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो संपूर्ण समाधान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत है। और संपूर्ण समाधान में शिक्षा की व्यवस्था के जो ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर तो मैं पीछे एक दो बार बोल चुका हूँ। आज शिक्षा व्यवस्था में कोई एक पॉइंट उठाते हैं और उसका आज के सापेक्ष में और नई शिक्षा व्यवस्था के सापेक्ष में कैसा रहेगा उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का पॉइंट उठाते हैं कि शिक्षा जो है वो किस लिए होती है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किसी भी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत होती है, माने उसका उद्देश्य क्या है। इस बात को आज पॉइंट बनाते हैं और फिर उस उद्देश्य के अंतर्गत देखते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था या आज तक की जो शिक्षा व्यवस्था है क्या वो उस उद्देश्य के तहत की जा रही है या की जा रही थी, और क्या उससे अलग और कोई शिक्षा व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है, और अगर कोई और उद्देश्य को लेकर शिक्षा व्यवस्था की जाए तो क्या उसके अच्छे परिणाम आते हैं या के परिणाम और ख़राब होने लगते हैं। माने ज्यों ज्यों दवा की रोग त्यों त्यों बढ़ता गया, ऐसा तो नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर उद्देश्य ठीक नहीं लिया या जिस बात के लिए जो बात होनी चाहिए अगर वो उस बात के लिए नहीं किसी और बात के लिए उसको कर रहे हैं तो वो सही परिणामों की बजाय गलत परिणाम देने लगती है। माने जैसे शरीर में अगर जिन तत्वों की कमी नहीं है, ऑलरेडी अगर वो तत्व ज़्यादा हैं और वैसा ही खाना खाने लगे हो उन तत्वों की और भरपूर करने की, तो उन तत्वों की अधिकता वाला रोग हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई चीज़ कम रहती है तो एक उसकी कमी का रोग होता है, एक कोई चीज़ अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी रोग होता है। शरीर में बैलेंस चाहिए होता है चीज़ों का। इसीलिए जब आप अपने टेस्ट कराने जाते हैं या डॉक्टर आपके कोई टेस्ट लिखता है और वो कोई भी आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक रहता है कि रेंज के इतने से इतने के बीच में आपकी जो भी टेस्ट कराया है उसकी मात्रा होनी चाहिए। उतने के और उतने के बीच में आती है तो आप स्वस्थ कहे जाते हैं, उतने से कम हो जाती है तो उस चीज़ की कमी के कारण कोई रोग होता है, और अगर उस चीज़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसके अधिकता के कारण भी आपको रोग हो सकता है। वैसे ही शिक्षा व्यवस्था भी एक ऐसी चीज़ है कि जिस बात के लिए होनी चाहिए अगर उसी बात के लिए होती है और उतनी ही होती है, मतलब ठीक है चेक करके पता चल गया कि ये बुखार की बीमारी है इस वजह से है, तो अब कितनी मात्रा की दवाई देनी है उसको, किस किस समय देनी है, ये सब भी समझने जैसा विषय है। ऐसा नहीं है कि अच्छा दे दी तो अब वो दवाई किलो के हिसाब से लिख के दे देगा कि ये लो 1 किलो सुबह खा लेना 1 किलो शाम खा लेना और 25 लीटर पानी के साथ पी लेना। हर चीज़ का एक तुक होती है, हर चीज़ की एक समझ होती है, हर चीज़ एक अपने डिजाइन से चलती है। तो वैसी शिक्षा भी है। फिर जैसे हर आदमी को एक ही बीमारी में हर आदमी को, आप जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को कितने mg की गोली देनी है वो अलग होगा, उसी बीमारी में बड़े को कितने mg की गोली देनी है, बूढ़े को कितनी देनी है, या उसको कितनी ज़रूरत है, व्यक्तिगत रूप से भी ये डिफ़र करेगा। या अगर पशु में वही बीमारी है तो वहाँ और बहुत बड़ी mg हो जाएगी।
ये जैसे इन चीज़ों में आप समझते हैं, वैसे ही शिक्षा में भी है। शिक्षा व्यवस्था में भी ये हर चीज़ देखने लायक है कि वो कितनी हो, कब हो, किसको कितनी हो। तो इन सब चीज़ों का पता चलता है कि उसका उद्देश्य क्या है आखिर। तो उद्देश्य अगर साफ हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि कितनी कितनी और क्या क्या होनी चाहिए। उद्देश्य का ज्ञान होना किसी चीज़ के बारे में, आप समझ लो लगभग आधी बात साफ हो जाती है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये जो उद्देश्य है, यही क्राइटेरिया बनता है ये जानने का कि कितनी, कब, किसको, कैसे, सब उद्देश्य में आ जाता है। क्योंकि उस उद्देश्य की पूर्ति सदा होती रहनी चाहिए। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो आपने जो भी व्यवस्था बनाई है वो सटीक कही जाएगी कि हाँ एकदम फिट है। और अगर उस उद्देश्य की कमी होती है, माने उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई कमी होती है या ओवर हो जाता है, मतलब जैसे कहीं आपको 100 लोगों का खाना बनाना है और वहाँ पे 10 ही लोग आए, आपने इनवाइट किया, कोई फंक्शन रखा और आपको है कि भाई 1000 लोग आ जाएंगे। जैसे अभी मैं एक शादी में गया था, एक मेरे मौसेरे लड़के की शादी थी, तो मैं उसमें गया। अब चूँकि कोरोना काल था, तो कोरोना काल में तो आप समझते ही हैं कि 1000 आदमियों को बुला रहे हैं तो बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। तो उनके यहाँ भी ऐसा हुआ, क्योंकि वो अपने गांव के भूतपूर्व प्रधान थे और काफ़ी दूर तक नामी ग्रामी आदमी हैं वो, तो उन्होंने अपने हिसाब से सभी को न्योता दिया और सब आएंगे ऐसा सोच के भोजन का और सारी व्यवस्था की। तो लगभग उन्होंने 3-4 हज़ार आदमी के आसपास के आधार से व्यवस्था की थी कि इतने लोग आ जाएंगे। और ये अभी की बात है, कोई डेढ़ एक महीने पुरानी, 1.5-2 महीने पुरानी बात। चूँकि बहुत जगह शादियां हो रही थी, तो उस वजह से भी और कोरोना के वजह से भी मुश्किल से 700-800 आदमी आए टोटल खाने में। अब आप समझ लो कि कहाँ 3 से 4 हज़ार लोगों के खाने का इंतजाम और कहाँ 700-800 आदमी या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आदमी। सारे रिश्तेदार भी नहीं आए जितनी संख्या में उनके यहाँ अपेक्षित था कि आए, और बाकी लोग भी नहीं आए। तो इतना खाना वो गया, फिर उसको गांव में बांटना पड़ा, फिर वो जैसे तैसे वो सब मैनेज हुआ। जितने रिश्तेदार आए उनको भर भर के दिया। वो उन्होंने भी पता नहीं क्या किया होगा, वहाँ ले जाके खाया होगा, फेंका होगा। तो मतलब ओवर इंतजाम, माने लोग 800 या 1000 आने वाले हैं और इंतजाम आप 4000 का करें, तो वो वेस्टेज है। किसकी वेस्टेज है? ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज है, नेचुरल रिसोर्स की वेस्टेज है। तो ये सारी चीज़ें सब कैलकुलेट करनी होती हैं। जब आप कोई भी व्यवस्था करते हैं तो उसमें सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्या उद्देश्य है, कितने लोगों के लिए उद्देश्य है, उस चीज़ में कौन कितने साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस में भी कौन फिजिक्स में जाएगा, कौन केमिस्ट्री में जाएगा, कौन जूलॉजी बॉटनी में जाएगा, कौन किस में जाएगा, कौन किस में जाएगा। उसका एक रफली आइडिया रहता है और उस रफली आइडिया के हिसाब से वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो सही रहती हैं। कम रह जाएंगी तो लोगों को मिलेंगी नहीं, ज़्यादा हो जाएंगी तो वेस्टेज होगा। तो इसके लिए बहुत सटीक, बहुत सही गणनाओं की, समझ की, डाटा की बहुत सारी ज़रूरत होती है। लेकिन वो सब आप तभी कर सकते हो जब कम से कम उसका उद्देश्य आपको ढंग से मालूम हो, ढंग से। तो देखें कि ये शिक्षा व्यवस्था जो है इसका क्या उद्देश्य होता है। आज का टॉपिक यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के हिसाब से आज की शिक्षा व्यवस्था और संपूर्ण समाधान में नई शिक्षा व्यवस्था का थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि नई व्यवस्था में तो क्या नया और सटीक होने जा रहा है आज की इस बिना सटीक वाली व्यवस्था से।
तो शिक्षा का, जैसा आप समझते ही हैं, शिक्षा का मतलब होता है कोई चीज को सिखाना। शिक्षा जो है ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको सीखना भी बोलते हैं, उर्दू में, या किसी चीज को समझना, सीखना। ये जो जिसको आप सिख बोलते हो, तो पंजाबी में जो सिख शब्द है वो उसी से है, सीखने से ही है। शिष्य होना वो भी इसी से ही निकलता, शिक्षा से ही निकलता। शिष्य का मतलब जो कुछ जानने, समझने, सीखने के लिए आया है। संस्कार करना, शिक्षा को एक संस्कार भी कहा जाता है। संस्कार का मतलब होता है कि जिसका हमें संस्कार करना है, माने उसको जो उद्देश्य है उसके अनुरूप करना, संस्कारित करना। जैसे ये जो मैंने पहना हुआ है शीशा, ये जो है ये फाइबर का गिलास, तो ये गिलास ऐसे नॉर्मल होता है, ये इसमें कोई एंगल वगैरह नहीं होते, ये उत्तल या अवतल नहीं होता, ऐसे सिंपल। तो जब ये बनाया जाता है तो इसको संस्कारित करना मतलब, तो उन्होंने मेरी आँख की जांच कर ली और उसके एंगल देख लिए कि ये एंगल है और इसी एंगल पे इनका ये बनाएंगे तो इनको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो फिर इस कांच को मेरी जो जांच की है उसके एंगल से सेट करके बना के और इसमें लगा दिया, और अब ये मुझे काम करता है। तो ये हो गया इस कांच का संस्कार करना। माने इस कांच को मेरे उपयोग के अनुसार बनाना। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था कि जिसके लिए इसको बना रहे हैं उसे साफ दिखाई पड़े। ऐसा नहीं कि जिसकी आंखें भी ठीक है उसको भी ये लगेगा। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य के हिसाब से हो गया। इसीलिए जितने लोगों को भी आंखें कमजोर हैं वो व्यक्तिगत रूप से जाके चेक कराते हैं और उनके व्यक्तिगत के हिसाब से उस कांच का संस्कार होता है, उस कांच का शोधन होता है और फिर वो उनको दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी जो एक रीडिंग ली, जो एक जांच करके उन्होंने रीडिंग ली कि इसका इतना उत्तल, इतना अवतल और इतना इसका सर्कुलर, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उस फाइबर जो ये सीट है इसका संस्कार करना। या दूसरे रूप में बोलें इसको, ये जो फाइबर की सीट है इसको शिक्षा देना क्योंकि अब ये जड़ है, ये आदमी की तरह है नहीं कि कोई चीज़ को पूछती सीखती है। तो इसको शिक्षा देने का मतलब क्या होता है कि इसको ये बताना, ये जो फाइबर की सीट, इसको ये बताना कि तुम्हें ये काम करना है। तो चूंकि ये जड़ है, ये अपने से नहीं करती, तो हम इसमें ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि ये वैसा ही काम करती है। माने इसकी घिसाई वगैरह, ये जो इसमें नीचे आप देख रहे हैं वो नज़दीक के लिए और ऊपर देख रहे हैं दूर देखने के लिए, उत्तल अवतल इसको ऐसे करके बना देते हैं, इसको ऐसे करके बना देते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा दूर के लिए और नीचे वाला हिस्सा नज़दीक के लिए उस व्यक्ति के हिसाब से काम करता है। इसको सिखा देते हैं ऐसा। इसके जो टीचर हैं, इसके जो कारीगर हैं, वो इसको ऐसा करना बना देते हैं, इसको ऐसा सिखा देते हैं, इसको ऐसा डिज़ाइन कर देते हैं कि ये उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिस उद्देश्य के लिए इसको सिखाया गया, बनाया गया। अब क्योंकि ये जड़ चीज़ है तो इसकी अपनी कोई मर्जी होती नहीं, क्योंकि इसको कोई, इसके अंदर ऐसा तत्व तो नहीं है कि जो इच्छाएं करता हो, जो सुखी होना चाहता हो, जो कुछ सीखना चाहता हो। क्योंकि ये वस्तु है तो ये हमारे हिसाब से बस बना दी जाती है। लेकिन जब हम यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं जीवित वस्तुओं की, ऐसी वस्तुओं की जो इच्छा करती हैं, जो जीना चाहती हैं, जो सुखी होना चाहती हैं, जो दुख को दूर रखना चाहती हैं, उनको सिखाने की बात कर रहे हैं, उनको शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो क्या है शिक्षा का उद्देश्य? एक तो किसके लिए है
तो सीधी सी बात है, शिक्षा है मनुष्य के लिए, ठीक। माने शिक्षा का जो संस्कार है या शिक्षा की जो प्रणाली है या शिक्षा का जो प्रोग्राम है वो है मनुष्य के लिए। दूसरी चीज़ों में छोड़ दें तो अभी मनुष्य जानवरों को भी शिक्षित करता है अपने विभिन्न प्रकार के काम लेने के लिए। जैसे पहले खेती के लिए करता था, ऊँट, हाथी, भैंसा, बैल, गाय, बकरी, बहुत सारे हैं, उनको भी वो सिखाता है। पर अभी हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था किसके लिए है? ये है मनुष्य के लिए, ठीक। एक तो इसका ये पॉइंट आ गया। अब मनुष्य को शिक्षा की क्या जरूरत है ये देखें, माने किस उद्देश्य की इसको पूर्ति करनी है शिक्षा के माध्यम से। माता पिता अपने बच्चों को या खुद को क्यों शिक्षा दें, क्या करेंगे, क्या इस शिक्षा के बिना कुछ अच्छा नहीं होगा या बुरा हो जाएगा या क्या है, तो इसके उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं कि मनुष्य जब वो पैदा होता है, माने गर्भ से बाहर आता है और पैदा होता है, और जब वो आँख खोलता है माने पहली सांस लेता है और अपने चारों तरफ वो बाहर के लिए अवेयर होता है, उसके अंदर होश काम करना शुरू करता है, उसकी इंद्रियों के माध्यम से बाहर जुड़ता है, वो देखता है बाहर आँखों से, बाहर की कान से आवाज़ सुनता है, चीज़ों को छूता है, अपनी माँ को या जो भी कुछ है गौर से ऐसे देखने की कोशिश करता है। आप बच्चों को देखेंगे वो पलक आसानी से बंद नहीं करते हैं, बहुत देर तक खोले रखते हैं। बड़े होके उतना देर तक कोई अमूमन पलक खोलता नहीं है, वो ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी कुछ भी नहीं है जो उनको समझ में आए कि वो जो दिख रहा है वो क्या है। कोई भाषा उनके अंदर नहीं है, कोई समझ उनके अंदर नहीं है, कोई बिल्कुल कोरी स्लेट है अभी। इवन आप देखते हैं कि 4, 5, 6 साल तक के बच्चे के घर में अगर कोई मर जाए, सब लोग रो रहे हों, तब भी उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं। बस वो थोड़ी देर के लिए भयभीत होते हैं, पता नहीं क्या एक अजीब सी परिस्थिति, मतलब एक अजीब सी एक्टिविटीज़ घटने लगती हैं, पर इसका उनके ऊपर ऐसा असर नहीं पड़ता जैसा कि 10 साल 15 साल के बच्चे पर पड़ता है। वो समझ रहा होता है कि ये क्या हो गया है, कोई मर गया है, कोई इसका क्या हो गया है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो हमें क्या होता है कि हमें उसको चीज़ें सिखानी होती हैं, क्योंकि उसको ना कोई समझ होती है ना किसी चीज़ का अभ्यास होता है। जब वो पैदा होता है हम उसको कुछ बोले तो उसको कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझता। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हम दोनों जीवित लोग हैं ना, मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं। तो जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैंने जान लिया है, कुछ खोज लिया है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस बताने के लिए ज़रूरी है कि मेरी और आपकी भाषा एक हो और एक ही स्टैंडर्ड वाली हो। ऐसा नहीं है कि जिस शब्द का मैं कुछ अर्थ कुछ और समझता हूँ और आप कुछ और लेते हैं, तो फिर नहीं कम्युनिकेट होगा। जैसे कि कल प्रार्थना शब्द पर जियोमिट की चर्चा हो रही थी, तो आप देख रहे थे कि 1-2 लोग प्रार्थना के अर्थ पर कैसे भ्रमित थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रार्थना मतलब कितने हिस्से की एक्टिविटी को प्रार्थना बोला जा रहा है। जबकि प्रार्थना तो इतना कॉमन सा शब्द है कि बचपन से सुनते और समझते और करते आते रहते हैं। उस पर भी लोग कितने भ्रमित हो सकते हैं, वो उस पर भी कितने अस्पष्ट हो सकते हैं। मतलब जो लगभग डेली का काम है, जो हम डेली ही करते हैं, जो हर आदमी लगभग कितनी बार दिन में प्रार्थनाएं करता है। कभी किन्हीं लोगों से करता है, कभी कहीं सरकार में जाके कोई प्रार्थना देता है, कभी कहीं भगवान से करता है, कभी कहीं बड़ों से करता है, कितनी बार प्रार्थनाएं करता है।
और उसमें भी ये हाल है। तो पहले सबसे पहले नीड क्या पड़ती है? पहली नीड पड़ती है कम्युनिकेशन की। आप कुछ बोलें तो मैं समझ लूं और मैं कुछ बोलूं तो आप समझ लें। तो घर में जो माँ हैं, पिता हैं या घर वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पहले उसको, क्योंकि अभी सब नहीं समझ रहा होता, तो शब्दों के साथ साथ संकेत करके उसको उसकी तरफ देखते हैं, ऐसे करके मुस्कुराते हैं। तो बच्चा 1.5-2 साल का होता है तो वो भी आपको देख के ऐसे करके मुस्कुराने लगता है, कुछ ऐसे कुछ बोलने की कोशिश करता है। आप कुछ बोलते हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। वो जब आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? वो सीखने की कोशिश कर रहा है, लर्निंग की कोशिश कर रहा है। और ये इस चेतन में स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया इसमें कहीं से डालनी है, ये स्वाभाविक है। जिस भी बच्चे में जितना सीखने की और जो सीखने की उसके इंटरेस्ट के आधार से वो उसमें इनबिल्ट रहती है, आपको बस वो चीज उस तक पहुंचा देनी है, वैसी व्यवस्था उसको दे देनी है और वो उसको अपने स्वभाव के हिसाब से ग्रहण कर लेता है। जैसे हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खाना खाता है, उसकी मात्रा, प्रकार, ये वाला खाना, वो वाला खाना। तो अगर आप विभिन्न प्रकार का खाना रख दो तो उसमें से वो अपनी रुचि के आधार से मात्रा और प्रकार जो है वो खुद तय कर लेता है और खा के संतुष्ट हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस व्यवस्था क्या करनी है कि आपको खाने की उतनी मात्रा, जितने लोग हैं और जितने प्रकार का वो खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाटा वगैरह सब जान के कि कितना है और उसकी व्यवस्था कर दो, और फिर आदमी अपने मात्रा और वो सबसे ले लेता है, उतना पार्ट वो खुद निश्चित कर लेता है। उसके लिए हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें क्या क्या करना है वो देखना है, क्योंकि व्यवस्था की तरफ से क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए, उतनी तक का मतलब होता है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि चेतना कैसे काम करती है, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कितना सीखना है, ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको कितना सीखना है, इसका निश्चितीकरण कैसे होगा, सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था का पहला उद्देश्य हो गया कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलें तो आदान प्रदान, अपने आप जो कुछ जिस बारे में कहना चाहते हैं तो उसको आदान प्रदान या विचार विमर्श। तो उसके लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, और चूँकि हर घर में वो भाषा पहले से ही रहती है, और घर में अगर कोई और दूसरी भाषा की जानकारी देनी है तो वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 5 साल का तो स्कूल में वो सीखता है। तो घर में घर की भाषा सीखता है, जो कि अभी आप देखते हैं कि वो स्कूल के अनुरूप तो नहीं होती, वो एक कोई ग्रामीण भाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है। शहरों में थोड़ा सा स्कूल की भाषा की तरह बोला जाता है घर में, इंग्लिश या हिंदी में या और दूसरी भाषाओं में, नहीं तो ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषाएं अभी होती हैं, क्योंकि स्कूल की अभी परंपरा बहुत पुरानी नहीं हो गई है और स्कूल अभी सबको नहीं हो गए। अभी भी 50-60% लोग हैं जो ठीक से स्कूल में जिनको आना जाना नहीं होता विभिन्न कारणों से, और वहाँ अभी भी ग्रामीण भाषा ही पूरी तरह से उसी का बोलबाला है। वही घर में जो एक अतार्किक तरीके से जो बच्चा सीख जाता है, ऐसे ही यूं ही बिना कोई सिस्टम के, बिना किसी व्यवस्था के वो सीखा होता है बस, और उसी में वो बड़ा होके बच्चे पैदा कर देता है। तो बच्चा एक तो वहाँ सीखता है। तो अब शिक्षा व्यवस्था की अलग से व्यवस्था क्यों करी गई है? इसीलिए की गई है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को घर में माता पिता के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो उस भाषा के कितने जानकार हैं, और चूंकि स्कूल में तो और भी कई सारे विषय पढ़ाने हैं, तो घर वाले सभी विषयों में पारंगत होंगे संभव नहीं है, उनके पास समय होगा बच्चे के लिए संभव नहीं है।
फिर एक कॉमन स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर घर में अगर माता पिता बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपने अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अपने अपने ढंग से पढ़ाएंगे। तो अब इस घर के बच्चे आपस में तो कम्युनिकेट कर लेंगे क्योंकि उनको तो एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा, लेकिन एक घर के बच्चे दूसरे घर के बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड में अंतर होगा। इसकी भाषा में, चाहे वो हिंदी ही होगी, इसकी भाषा में और उसकी भाषा में अंतर होगा, बोलने में अंतर आएगा, कई जगह अर्थों में भी अंतर होगा, बहुत सारे अंतर होंगे। जैसे आप देखते ही हैं हरियाणा है, हरियाणवी भाषा है, कई सारी भाषाएं वो हिंदी की ट्विस्टिंग है। तो ये हिंदी से ट्विस्ट होके कैसे बनी है? ये ऐसे ही करके बनी है कि जब ये स्कूल नहीं थे, कॉमन स्कूल जो होते हैं, तो ये कम्युनिटी बेस पर था या पारिवारिक बेस पर ही था कि घर में ही बस सीख लेते थे। और घर में माता पिता जो चीज़ों को ट्विस्ट करके बोल रहे हैं कोई भी वजह से, तो उनकी आगे की जनरेशन वो उनकी मेन भाषा ही बन जाती थी, ऐसे ट्विस्टेड ही भाषा बन जाती थी। वो ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं मगर उनको मिली, सीखने में ही ट्विस्टेड मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लो कि स्कूली व्यवस्था नहीं है और कोई एक हकलों का या तोतलों का कोई एक कम्युनिटी हो गई, तो अब उसका जब वो माँ अपने बच्चे से बात करेगी तो उसका बच्चा अगर तोतला नहीं भी होगा तो ये जो तोतली आवाज़ में बोलेगी, बच्चा उसको स्वाभाविक रूप से वैसे ही ले लेगा। माँ बोलेगी लोटी, वो बड़ा होके भी वो रोटी बोल सकता है मगर वो लोटी ही बोलेगा क्योंकि वो वही सुन रहा है। तो भाषा ट्विस्टेड हो जाती है। तो इसलिए भाषा का एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में होना चाहिए। नहीं तो आप देख रहे हो कितनी दिक्कत है। कहीं दूसरे देश का कोई आदमी आता है तो उसको हमारी भाषा नहीं समझ में आती, हमारी उसको नहीं समझ में आती, वो इंग्लिश भी बोलता हो और हम इंग्लिश बोलते हो, तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में इतना अंतर है, जो उच्चारण है उसमें इतना अंतर होता है कि ठीक से पकड़ नहीं पाता, हम उसका नहीं पकड़ पाते, बड़े धीरे धीरे से बोलना पड़ता है। कुछ समय लगता है साथ रह के ये समझने में कि अच्छा वो इस शब्द को कैसे करके बोलता है। जैसे एक रशियन है मेरी मित्र, वो थिंक को सिंक बोलते हैं अंग्रेजी में जो थिंक सोचना होता है वो उसको सिंक बोलती है। अब अंग्रेजी में सिंक तो मतलब डूबना होता है तो वो सिंक को भी सिंक बोलती हैं और थिंक को भी सिंक बोलती हैं। अब मान लिया उसका बच्चा हो तो वो उसको क्या सिखाएगी? वो उसको सिंक ही सिखाएगी। जब थिंक लिखेगी उसको बोलेगी ये सिंक है, वो सिंक ही इसको पढ़ेगा, वो ऐसा करके सीखेगा कि ये सिंक है। और भारत में जब वो आएगा किसी बच्चे से तो अब यहाँ थिंक बोलेगा, वो सिंक बोलेगा, आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो मुझे काफ़ी समय उनसे बात करने के बाद पता चला अच्छा, क्योंकि संदर्भ से समझ में आता था कि यहाँ सिंक का कोई मीनिंग तो सेट हो नहीं रहा है। तो जो जुलियाना जी हैं, तो मैं उनको पूछा, मैं कही आप सिंक तो बोली, तो उन्होंने बताया THI उनके थिंक। तो मैं कही ये तो थिंक है, बोले हाँ यही तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब आप ये देखते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है कि धरती पर जितने भी लोग होते हैं सब किसी एक भाषा को जाने, एक ही स्टैंडर्ड की भाषा को जाने। एक तो एक भाषा को जाने, उसका स्टैंडर्ड भी एक ही होना चाहिए, एक ही ग्रामर, एक ही उच्चारण विधि, एक ही ढंग से पूरी उसमें सीखना, और स्कूल में सीखना है। माता पिता की सिखाई वाली हिंदी नहीं, स्कूल में जो सिखाई जाएगी वो हिंदी। माता पिता वाली ठीक है, वो बेसिक हो जाएगी, वो एक प्राकृत रूप में हो जाती है। इसलिए उसको जो माता पिता से सीखते हैं इसको हम प्राकृत भाषा बोल देते हैं। मतलब ठीक है, ऐसे ही सुन के सीख गए, लेकिन इसका जो सिस्टमेटिक अध्ययन है और इसमें जो रिचनेस है भाषा में, वो तब आती है जब उसके आप बहुत सारे शब्दों को जान जाते हैं। फिर पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज करते हैं। गाँव में देखेंगे आप
कई सारी चीज़ों के लिए एक ही शब्द चलता है। जैसे जैसे कल आप देख रहे थे, वो इच्छा को भी प्रार्थना बोल रहे थे कि इच्छा करना मतलब प्रार्थना करना, मतलब उनके लिए एक ही हो जा रहा था। तो एक भाषा होनी चाहिए, तो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन के लिए तो उसके लिए कम से कम एक भाषा की ज़रूरत है, और कम से कम क्या, एक ही भाषा की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया में एक ही भाषा होनी चाहिए। और ये कब होगा? ये तब होगा जब भाषा के रूप माने शिक्षा के रूप में पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनेगा। अभी आप देखते हैं कि हर देश में अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड है। और भारत जैसे देश में तो एक ही देश में कई स्टैंडर्ड हैं। यहाँ हर स्टेट की भाषा अलग होती है। यहाँ आप कन्नड़ में जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ की भाषा में चलता है, हरियाणवी में हरियाणवी में, गुजराती में गुजराती में, आसाम में आसामी में, उड़िया में उड़िया में। एक तो उसका ग्रामीण वर्जन उस भाषा का, और भारत में देखते हैं कि जब एक क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र में जाता है, बड़ी दिक्कत होती है भाई बातचीत करने में। कुछ पता नहीं चलता सामने वाला एक्चुअल में क्या बोल रहा है। तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि शिक्षा आदमी को सोशल बनाती है। तो सोशल माने सामाजिक व्यवस्था है ये, माने सबके लिए। तो ये एक वो चीज़ है जो कॉमन होती है। जैसे सड़क है वो कॉमन होती है, सड़क आपके घर के लिए अलग से नहीं होती, सड़क होती है जिस पर सभी लोग चलते हैं, तो वो कॉमन चीज़ है, तो वो सामाजिक चीज़ है। तो उस पर चलने के नियम भी एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये घर कोई और नियम फॉलो करता है सड़क पर चलने का, दूसरा कोई और नियम, तीसरे ने कुछ और ट्विस्टिंग कर रखी है नियमों में फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत एक्सीडेंट होंगे, बहुत मरेंगे लोग, अपनी टांग बांग आँख नाक सब फोड़ डालेंगे। तो शिक्षा का मतलब हो गया कि सबसे पहला हो गया एक तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है एक भाषा हो, एक ही स्टैंडर्ड की हो, माने उसकी जो वो उसका उच्चारण, उसका उसका व्याकरण माने ग्रामर, उसका सब कुछ जो है वो एक जैसा होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए एक जैसा। एक चीज़ होगी। दूसरा के हमें चीज़ें मेजर करनी होती हैं कि भाई ठीक है, अभी हम इतनी दूर चल दिए तो कितने किलोमीटर आ गए, कितना मीटर चल दिए, ये कितने हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने लोग हैं, गिनती करने की ज़रूरत पड़ती है, हाउ मैनी। तो एक गणित की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठीक है आप भाषा तो सीख गए, बोलना है मगर अब क्या बोलना है वो भी तो चाहिए। अगर आपको बताने हैं, आपने कहीं बहुत सारे लोग देखे, तो अब सामने वाले ने पूछ लिया कितने थे, तो अब आपको गणित की जरूरत पड़ेगी। आप बताओगे कि अच्छा 1 लाख थे, कि 2 लाख थे, कि 5 आदमी थे, कि हम 6 लोग थे, कि क्लास में कितने लोग थे, आप कितने मित्र थे, पिकनिक में कितने लोग गए थे, कितने केले रखे हैं, कितने बेर खा लिए, कितनी रोटी खा ली, कितनी रोटी बनाऊं, है ना, ये कितनी कितनी कितनी, ये तो एक हमें गणित की जरूरत पड़ती है। इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो हम अपने दैनंदिन जीवन में अनुभव करते हैं उसके बारे में जब हम दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो एक तो हमें भाषा की जानकारी हो एक जैसी, दूसरा थोड़ा गणित की जानकारी हो जितना कि गणित यूज होता है, तीसरा जी के जनरल नॉलेज कि भाई चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। इसको सीढ़ी बोलते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरी फूफा है, ये फूफी है, ये इस इतनी उम्र का आदमी है, और यहाँ से इतने किलोमीटर दूर रहता है।
उस जगह का ये नाम है, इनके घर का एड्रेस ये है, जनरल नॉलेज। उसकी आदतें ऐसी हैं, ऐसे कपड़े पहनता है, इनको कपड़े बोलते हैं, इसको चश्मा बोलते हैं, इनको बाल बोलते हैं, इनको भौं बोलते हैं। जनरल नॉलेज जो उसके जीवन में आसपास चीज़ें जिनसे उसका वास्ता पड़ता है, जिन्हें वो उपयोग करता है, जिन्हें उपयोग करते हुए देखता है, उसकी नॉलेज उसको हो गई। ये चीज़ें, इनके ये नाम होते हैं और ये इनकी उपयोगिता होती है। तो जब उसे इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो उसे जो इच्छा होंगी कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इसी नॉलेज के आधार से उसको इच्छाएं होती है। नहीं तो बच्चे को कितनी इच्छा होती है, बस दूध चाहिए और माँ की गोदी चाहिए। सर्दी लग रही है तो रोने लगता है, उसको ये भी नहीं पता कि सर्दी के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। वो माँ करेगी बस, वो तो रोएगा क्योंकि उसको कोई नॉलेज नहीं होती। तो अब अगर बड़ा हो गया है तो अब ऐसा तो है नहीं कि माँ ही आपकी टेक केयर करती रहेगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर्दी है तो सर्दी से बचने के लिए कपड़े का उपयोग होता है, आग का उपयोग होता है, रजाई का उपयोग होता है, घर का उपयोग होता है। तो अगर आपको वो ज्ञान होगा, वो जनरल नॉलेज होगी, तो जब आपको सर्दी लगेगी तो आप इसका खुद इंतजाम करेंगे, या कहीं हो रखा है तो वहाँ आप उसका उपयोग करेंगे, या किसी को बोलेंगे कि भाई इसका इंतजाम कर दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो भाषा हो गई, गणित हो गया और संज्ञान हो गया, माने जीके हो गई, जनरल नॉलेज हो गई। ठीक, अब और क्या बचा? आदमी को सिखाने के लिए, सीखने के लिए, जैसे कि आपको शिक्षा का उद्देश्य पता ही चल गया कि जीवन अच्छे से जीने के लिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी होना। तो सभी प्रकार से सुखी होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखने की या जानने की ज़रूरत है, इस बात के लिए शिक्षा व्यवस्था होती है। तो शिक्षा व्यवस्था का क्या उद्देश्य हो गया कि बच्चे को 20-25 साल की उम्र तक इतना सब कुछ सिखा देना जो कि उसको उतनी उम्र तक और उसके बाद की उम्र तक विभिन्न प्रकार से उपयोगी हो, उसको सभी प्रकार से सुखी होने में। तो इसमें उसको 2 प्रकार की शिक्षा हो गई, मोटा मोटा अगर तोड़ दें तो। एक प्रकार की होगी कॉमन एजुकेशन। कॉमन एजुकेशन बोले तो क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन बच्चा किस विषय में इंटरेस्टेड होगा, कितना इंटरेस्टेड होगा, कुछ नहीं मापा जा सकता। ऐसी कोई अभी मशीन नहीं बनी जो ऐसे करके बता दे। तो हमें एजुकेशन को 2 रूपों में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? एक कॉमन एजुकेशन, कॉमन का मतलब जो लगभग सबके जीवन में दैनंदिन रूप से यूज होती है, इस्तेमाल होती है, उपयोगी होती है, विशेष रूप से नहीं। माने घर में, गांव में, ऐसे डेली बेसिस, डेली लाइफ में यूज होती है। उन सब चीज़ों की जानकारी, उसके लिए जितना गणित की जरूरत है, उसके लिए जितनी भाषा की जरूरत है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये पूछते भी हैं अपने घर में कि भाई ये ज़िंदगी क्यों है, किस लिए है, क्या, थोड़ा बहुत पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। जैसे माँ बोलेगी अच्छा बेटा तू स्कूल चला जा, तो पूछेगा अच्छा मम्मी मैं क्यों स्कूल चला जाऊँ, भाई क्या करूँगा स्कूल जाके। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई वहाँ क्या करेगा, मतलब क्यों मैं तुम्हें भेज रही हूँ। तो ऐसे ही पूछते पूछते वो पूछेगा कि भाई अच्छा मतलब ये ज़िंदगी क्या है। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा बहुत उसको दार्शनिक ज्ञान भी होना चाहिए, डेली वाला, बहुत हल्के हल्के से वाला, कॉमन वाला। तो ये चौथा विषय हो गया। एक विषय हो गया भाषा, एक विषय हो गया गणित, एक विषय हो गया जीके, जनरल नॉलेज सभी प्रकार की, और एक हो गया जीवन संबंधित समझ, ज्ञान कि किसी से कैसा व्यवहार क्यों करना है, ऐसा ही क्यों करना है, कुछ और क्यों नहीं। जैसे वो बोलने लगे कि जैसे मान लिया एक बच्चा अपने भाई से किसी बात पर झगड़ रहा है, तो माँ बोले अरे ना ना बेटा ऐसे नहीं झगड़ते हैं। तो वो पूछेगा अच्छा क्यों नहीं झगड़ते हैं भाई,
तो बोलेगी कि जैसे अभी तो कुछ कुछ भी बोलते हैं, अभी तो बोलते हैं तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़े भाई का सम्मान करो, ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं। तो अब ये तो कोई ये तो कोई दर्शन नहीं हुआ, ये तो गलत दर्शन है देना। उसको वहाँ पे उसको बताना चाहिए कि भाई जीवन जो है वो सुखी होने के लिए देखो, तुम अगर झगड़ोगे तो इससे तुम्हारे भाई को भी दुख होगा और तुमको भी दुख होगा, परेशानी होगी। तो बोलेगा हाँ बात तो ठीक है, मुझे परेशानी हो रही है इसीलिए तो झगड़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें उसको साथ साथ कन्फर्म भी होंगी। अब अभी आजकल क्या बताते हैं लोगों को कि वो बच्चों को कन्फर्म ही नहीं होते, वो लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। जैसे जब मैं छोटा था मतलब 5-10 साल की उम्र के बीच में, तो मैं इस प्रकार के प्रश्न घर में किया करता था। जैसे कोई मुझे रोकता था कि भाई ये तुम, जैसे मैं लोगों के आम चुरा के खा जाता था, मतलब घर में दूसरे बच्चे ला के रखते थे और तो मैं चुरा के खा जाता था, तो मुझे ये शिक्षा दी जाती थी। या कोई मिठाई ला के रखता था, मैं खा जाता था उसको चुरा के, क्योंकि मेरे हिस्से में तो थोड़ी सी आती थी। हमारा बड़ा घर था, बड़ा परिवार था, बहुत सारे बच्चे थे, चाचा ताऊ हम सबके एक साथ रहते थे, तो पल्ले ही नहीं पड़ता था कुछ भी। और मुझे मीठा खाने की बहुत रुचि थी। तो मुझसे बोला जाता था देखो तुम बच्चे की मतलब तुम जो है, जो तुम्हारा हिस्सा मिलता है वही तुम खाओ, तुम ऐसे मत खा जाया करो। तो मैं पूछा करता था भाई क्यों नहीं खा जाया करो। तो अब वहाँ जो उत्तर मिलते थे वो ऐसे मिलते थे, देखो और भी बच्चे हैं, उनको भी तो चाहिए ये ऐसे ऐसे करके समझा देते। मैं बोलता था भाई और लेके आओ ना, ये इतनी सी क्यों क्यों लेके आते हो, जब इतने सारे बच्चे हैं तो और ज़्यादा लेके आओ। अब वो ये चीज़ें समझाते नहीं थे कि भाई ये ज़्यादा नहीं लाई जा सकती, पैसे नहीं है या इंतजाम नहीं वगैरह। शायद वो इसलिए नहीं समझाते होंगे, बच्चा समझ के ऐसा कुछ करके। लेकिन अगर बच्चा पूछ रहा है तो बताना चाहिए। तो मुझे नहीं बताते थे, तो मुझे बहुत बड़े होने तक इन चीज़ों का मालूम नहीं चला। बड़ा हुआ तब पता चला वो आज सारी प्रॉब्लम अर्थशास्त्र की है। तो छोटे में ये सारी चीज़ें बताई जाती, वहाँ कुछ और ही बताया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि देखो ये तुम्हारा, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, मुझसे बड़ी एक मेरे चाचा जी की लड़की थी, बाकी दूसरे सारे बच्चे हमसे छोटे थे। तो कहते देखो ये तुम्हारा छोटे भाई बहन है, इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको प्यार करो। अरे यार मैं मिठाई चुरा के खा रहा हूँ, उसमें इनको प्यार कम कर रहा हूँ, उससे क्या मतलब है। मेरे मिठाई ज़्यादा खाने से मैं प्यार कम कर रहा हूँ इनको, ऐसे करके ये चीज़ कंफर्म नहीं होती थी वहाँ पे कि जो वो बता रहे हैं वो समझ में आए बैठ। क्योंकि जब कंफर्म नहीं हो रही है अंदर, निश्चित नहीं हो रही है कि जो ये बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान नहीं बन पाता, वो चीज़ समझ नहीं आ पाती, तो वो फिर आचरण में भी नहीं आ पाती। क्योंकि जब चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है तो भाई कैसे उसका आचरण करेंगे। अगर मोबाइल की टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आ रही है तो मोबाइल में जो कुछ करना है वो कैसे करेंगे, संभव ही नहीं। तो जीवन दर्शन जो है वो सही वाला होना चाहिए, और सही वाला मतलब जीवन में जो उपयोगी है, सच में जो जीवन दर्शन है वो वाला। ऐसे ख्याली वाली बातें नहीं, मोक्ष की, निर्वाण की, भूतों की, प्रेतों की, प्रार्थनाओं की, ऐसी नहीं, वास्तविक जीवन दर्शन। जैसे भाषा वास्तविक है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हम जी रहे हैं इस चीज को अपने जीवन में, ऐसे वास्तविक जीवन दर्शन। तो वो उसी हिसाब से पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, ऐसे जो कॉमन एजुकेशन है जहाँ तक भी है, तो वहाँ तक कॉमन चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके उसको उनकी उम्र के हिसाब से, और ये उन्हें तय करने देना चाहिए। वो बच्चे तय करें कि जो भी आप सिलेबस एक कॉमन रूप से तय कर दे रहे हो, उसमें से बच्चा कितने को लेना चाह रहा है, ये उसको तय करने देना चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की रखनी चाहिए कि बच्चे के ऊपर जरा भी कोई नकारात्मक उसका प्रभाव ना आए। क्योंकि आप बच्चे को सिखा रहे हो, माने वो अगर नकारात्मक प्रभाव आएगा शिक्षा लेते समय, शिक्षा लेने के गलत तरीकों के कारण या कोई भी प्रकार की गलती के कारण, तो इस बच्चे की जो पर्सनालिटी बनेगी बड़े होते होते, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, वो कोई गलत चीज़ें ग्रहण कर जाएगा, वो कुछ रॉन्ग हो जाएगा, और फिर बड़े होके उसको और उसके द्वारा बाकी समाज के लोगों को दुख पैदा होगा, परेशानी पैदा होगी, समस्याएं पैदा होंगी।
तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए शिक्षा के समय कि शिक्षा जो दी जा रही है वो एकदम सुखपूर्वक हो, और सुखपूर्वक तभी हो सकती है जब बच्चे के अकॉर्डिंग हो, माने जिस बच्चे की जितनी मानसिक स्थिति है उस पर किसी भी प्रकार का दबाव एग्जाम के रूप में, या तुमको ये बनना है, या तुम ऐसा नहीं बनोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा, इसके लिए सीधी सी बात है दूसरे चीजें भी बदलनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने संपूर्ण समाधान में पूरी व्यवस्था ही बदली है, क्योंकि आज अगर आप दूसरी चीजें नहीं बदलते हैं तो ये शिक्षा में ये चीजें भी नहीं आएंगी। आज हर माँ बाप को अपने बच्चे को बोलना ही पड़ेगा कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें रिक्शा चलाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे अर्निंग नहीं होगी, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम रोजगार विहीन रह जाओगे और तुम गरीबी में जीवन जियोगे, जो कि कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा, बड़ा होकर बच्चा भी नहीं चाहेगा, ये दिक्कत होगी। तो ये आज की शिक्षा में ये चीज़ ठीक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ये प्रभाव है दूसरी जो व्यवस्था हो रखी है जीवन में उनका है। इसीलिए केवल शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने से नहीं होगा, टोटल की टोटल व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यवस्था में जो कंप्लीट व्यवस्था है उसमें जो अंदर 10-20-50 व्यवस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे आर्थिक व्यवस्था बाकी सब सारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। जैसे बिना पैसे के आप शिक्षा ले नहीं सकते, न दे सकते, खर्चा होता है उसमें। तो अब आर्थिक व्यवस्था ही अगर ठीक से नहीं है तो ये होगी नहीं ठीक से। आज की वाली व्यवस्था में बात करें तो इसलिए क्या होगी, चार विषय हो गए, 4 विषय में बात कंप्लीट हो जाती है कॉमन शिक्षा की। आदमी को एक भाषा आ जाती है जितनी भी उसे अपने जीवन में बोलचाल के लिए चाहिएगी, गणित आ जाता है, जो भी जीवन में कैलकुलेशन छोटी मोटी जो भी उसको करनी होंगी वो जीके हो जाती है, माने उसके जीवन से संबंधित उसके आसपास उसके वो जब भी और कोई नई चीज़ आएगी तो उसके साथ उसका, जैसे अभी आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार में खरीदते हो तो उसके साथ बुकलेट आ जाती है उसके बारे में, ये चीज़ है, वो सब जीके ही होती है उसके बारे में, तो उसको वो मिलती रहेगी। और चौथा जीवन संबंधित, मतलब एक जीवन का उसको एक समझ होगी कि यहाँ पे हम जब सब जो चीज़ जी रहे हैं उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, सुखी होना है, तो वो अपने सुख का दूसरे के सुख का थोड़ा ध्यान रखेगा। जब भी कोई बात उसको कहीं डिस्कशन में वो कुछ होगी तो वो संदर्भ समझेगा कि दूसरा वाला किस संदर्भ में बात कर रहा है। तो संदर्भ जो समझ में आते हैं वो दर्शन से आते हैं। संदर्भ का मतलब ही होता है किसी चीज का सार, पूरा सार को ही दर्शन बोलते हैं एक्चुअल में। माने जो भी कुछ ये हो रहा है, सब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब का सार, संदर्भ, अर्थ, मीनिंग, गहरी वाली समझ, उसी को दर्शन कहा जाता है। तो वो जो बच्चा जितना भी समझ सके, तो इन चारों में जो कॉमन एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। इससे ना ज़्यादा कुछ चाहिए होता, ना इससे कम की कोई ज़रूरत। कम रह जाएगा तो भी दिक्कत खड़ी होगी और ज़्यादा आप अनावश्यक लाभ देंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। और इतने में भी बच्चे के ऊपर है कि वो इसमें से कितनी लेगा। जिन बच्चों को इससे ज़्यादा लेनी है उनके लिए इससे ज़्यादा इंतजाम भी रहेगा, लेकिन ये कॉमन है। इस कॉमन के हिसाब से वहाँ सबके लिए व्यवस्था रहेगी। ज़्यादा जिन बच्चों को चाहिए, मान लिया 10-15-20% बच्चों को ज़्यादा वाले एजुकेशन चाहिए, तो उनके लिए साइड में इसके अलग और एक व्यवस्था, जो बच्चे वहाँ रुचि के अनुसार अपनी चले जाएं। जिन्हें इससे भी कम चाहिए तो वो इसमें भी कम आए। यानी किसी भी प्रकार का कोई बर्डन, कोई प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, नहीं तो उसकी पर्सनैलिटी में वो डिफेक्ट आ ही जाएगा बड़े होने तक, और वो खुद के लिए और समाज के लिए एक नासूर ही बनेगा। माने ता जिंदगी वो उस दुख से दूर नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो वो इन 20 सालों में सीखेगा उसी आधार पर पूरी जिंदगी खुद जिएगा और
औरों के बीच में जिएगा। ये एक भाग हो गया कॉमन एजुकेशन का। इसके अलावा दूसरी एजुकेशन क्या है? दूसरी एजुकेशन है कमर्शियल, जिसको आज आप बोल देते हैं वाणिज्यिक या कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है कि बड़ा होके वो कोई एक सेवा या कोई एक सर्विस समाज में देगा, जिससे सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सब पैदा होते हैं, जिसको भोगकर हम सब लोग सुखी होते हैं, जिससे घर बनते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनती है, इतनी सारी खोजें होती हैं, इतना सब कुछ जो है, खेती होती है, सारे सड़क बिजली पानी ये सब काम होते हैं, जिम बनते हैं, मेडिकल होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरी शिक्षा वो किस हिसाब से, जो जिसमें जाना चाहता हो तो ये कॉमन एजुकेशन करने के बाद में बस एक बार टेस्ट कर लो, ताकि उस बच्चे को भी मालूम चल जाए और वहाँ जो व्यवस्था में लोग लगे उनको भी मालूम चल जाए कि किन्होंने किस 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 स्तर की कितनी कितनी क्या क्या शिक्षा ग्रहण की है। बस ये जानने के लिए, एक दूसरे बच्चे में कंपैरिजन के लिए नहीं। इस आधार पे किसी को सीट मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी ऐसा करके नहीं, व्यवस्था सभी बच्चों की है। तो उनकी इच्छा के हिसाब से, और आप देखेंगे इसमें जैसा मैंने सिस्टम बनाया है कि जो बच्चा जितना सीख रहा होगा उसी में से वो इच्छा करता है, ये स्वाभाविक बात है। तो वो कोई एक विषय में वाणिज्यिक शिक्षा या कमर्शियल शिक्षा की इच्छा करेगा, उसको उस विषय में अगले 5 साल तक आप जितनी भी जरूरी शिक्षा है उसका एक सिलेबस है पूरा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों। तो वो अगले 5 साल में वो उसको कंप्लीट करेगा। सिंपली वहाँ पर भी ऐसे ही बिना किसी प्रेशर के, जो जितना सीख लेता है उसमें, जितना एक्सपर्ट बन जाता है उसका, जितना भी जिस भी लेवल का, उसके बाद में एक बार फिर टेस्ट होगा 25 साल की उम्र का जब वो हो जाएगा, और वहाँ देखा जाएगा कि जो भी विषय उसने लिया है उसमें वो कितना पारंगत हुआ है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रूप से। उस हिसाब से उसकी जॉब तय, क्योंकि जिस चीज़ में उसने सीखा है समझा है तो सीधी सी बात है उसी जॉब की इच्छा भी होगी उसको। तो उसी में वो बड़ा होके अपना एक रोल अदा करेगा, माने अपने से एक सहयोग देगा उन सभी चीज़ों को में से किसी न किसी चीज़ को पैदा करने में, जिसको सब लोग हम लोग भोग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रूप में, सुख सुविधाओं के रूप में एंजॉय करते हैं सब लोग। तो ये दूसरी एजुकेशन होगी, कॉमर्शियल एजुकेशन हो गई। तो एक कॉमन एजुकेशन हो गई, एक कॉमर्शियल एजुकेशन हो गई। कॉमर्शियल का ही एक और पार्ट है, वो है खोज परख एजुकेशन या अन्वेषण वाली या रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। वो इस जॉब में ही है, वो इसी जॉब का पार्ट है। तो वो 5 साल इसको करेंगे और यही इनकी आगे जाके जॉब बन जाएगी, माने वो अपने अपने विषयों में रिसर्च करेंगे अपने सीनियर्स के साथ में होके, और फिर जब वो पर्याप्त मात्रा में सीख जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से वो अपने अपने विषयों में रिसर्च करेंगे, और जो भी रिसर्च निकलती चली जाएंगी वो समाज को देते जाएंगे, समाज लेता जाएगा और उनका उपयोग करके सुखों को और बढ़ाता जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा और किसी एजुकेशन की ज़रूरत होती नहीं है। तो माने ये 3 भाग जैसे हो गया एजुकेशन के, एक कॉमन हो गया जो सबके लिए है, एक वाणिज्यिक हो गया माने कमर्शियल हो गया जो उनके अपने अपने हिसाब से है, और एक खोज परख हो गया वो भी उनके अपने अपने हिसाब से हो गया। वो सबको देने की ज़रूरत नहीं है, सबके दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने अब तक जितनी एजुकेशन ली है उसमें से 80% से भी ज़्यादा मेरे कभी काम नहीं आई है, मतलब मेरे व्यक्तिगत जीवन में कभी काम नहीं आई। उसमें मैंने अपना समय खर्च किया, व्यवस्था ने मुझे शिक्षा देने में समय खर्च किया, लोगों को लगाया। 8-8 6 कितना 6-6 7-7 घंटे का स्कूल होता है, इतनी देर के स्कूल की ज़रूरत नहीं, 2 घंटे का स्कूल बहुत है।
जो कॉमन एजुकेशन है उसके लिए 2 घंटे का वक्त बहुत है। आधा आधा घंटे एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट में, एक भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, बस। अरे लोगों को समय छोड़ो भाई, वो दूसरे चीजों को जी सकें। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं सुखी होने के लिए, एक ही चीज में मत उनको उनका सारा दिन वहीं खत्म कर दो। बच्चों का भी, टीचर्स का भी, और जितने भी शिक्षा व्यवस्था में लगे सबको वहीं वहीं मत झोंक दो। उतनी सी ही जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। उनको परिवार के साथ भी समय बिताने का मौका दो, दोस्तों के साथ भी समय बिताने का मौका दो, पत्नी के साथ भी समय बिताने का मौका दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी समय बिताने का मौका हो, जिम जाने का भी मौका हो, डिस्को में भी जाने का मौका हो, कुछ पार्टी शार्टी करने का भी मौका हो। ये सब होने चाहिए ना। जीवन कोई परेशानी का नाम है क्या? तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जितने समय में जो काम जितना हो जाता है तो उसके लिए वहाँ रगड़ रगड़ के 6 घंटे 8 घंटे का क्या मतलब? आप जानते हो, पहले अभी ये इंग्लैंड की बात है, पहले 12-12 घंटे काम किया करते थे लोग। जब ये आपका उद्योग का जमाना ही आया था, शुरू ही हुआ था, 12-12 घंटे लोगों से काम करवाया जाता था। फिर बाद में किसी आदमी को कुछ समझ आई, उसने देखा कि ये हमने यहाँ 12 घंटे खींच कर रखते हैं, आदमी 6 घंटे में ही, क्योंकि उस समय तो शारीरिक रूप से ज़्यादा काम होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी मशीनें वगैरह तो थी नहीं होती। आदमी 6 घंटे में थक मुड़ के इधर हो जाता था, तो बाकी टाइम ही काटता था। वो 12 घंटे करता था मगर काम 5-6 घंटे का ही करता था। तो इतना टाइम क्यों खराब करना? तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने उसको घटा के 8 घंटे किया और दिखाया कि 12 घंटे से 8 घंटे काम किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। इस खुशी में उन लोगों ने कि 4 घंटे अब हमें मिलेगा। नहीं तो आप सोचो 12 घंटे आप काम करा रहे हो, मतलब अगर आपने सुबह 6 बजे से लेकर या सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करवाया, सप्ताह में 6 दिन, आप मशीन बना रहे हो आदमी को या क्या? समझ क्या रहे हो? मतलब उसकी पूरी जवानी जो है बस केवल आपका काम करने में चली जाएगी। जीवन कब जिएगा भाई? वो बाकी का जो जीवन है वो कैसे जिएगा, कब जिएगा? अभी तो 8 घंटे भी बहुत हैं। अभी आपको ऐसी स्टडीज आ रही हैं ऑलरेडी कि ये 8 घंटे बहुत है आज का मशीनी युग है, मशीनी जमाना है। अब नहीं है आदमी के लेबर की इतनी जरूरत है, आप उसको 3-4 घंटे में समेटिए। आदमी को दीजिए दूसरी मौज मस्ती वगैरह वगैरह करने के लिए समय, छोड़िए भाई उसके पास। तो 2 घंटे का समय बहुत है। उसके अलावा बच्चे की रुचि पर छोड़ दीजिए। अगर वो और रुचि करता है तो उसके अलग से इंतजाम है, बहुत सारे हैं। आजकल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आजकल डिजिटल एजुकेशन है, कोई टीचर को रखने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए, वो उसमें अपना करता रह सकता है अपनी रुचि के आधार से। तो इस प्रकार से हर चीज का मैनेजमेंट होना चाहिए, हर चीज सोच समझ कर, कितना समय, कितनी मात्रा, कितना, क्या, क्यों, ये सब। और क्यों जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यवस्था के लिए। कोई व्यवस्था क्यों, ये इस क्यों पर जब तक काम नहीं होता है ठीक से, बाकी सारी चीजों का ठीक से मालूम ही नहीं चलता है कि क्या करें, कितनी करें, कैसे करें। और दर्शन का ये क्यों जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन मार्क जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ भी विषय में आपको पूरा कुछ सोचना समझना है तो क्यों का क्वेश्चन उठाइए हर जगह। मतलब जिनको भी समझना, जिनको नहीं समझना उनके लिए ठीक है, या जितना समझना है उतने क्यों। दर्शन का मूल शुरू ही इससे होता है कि क्यों, माने किस लिए। तो शिक्षा का मतलब केवल इतना ही है, सीखना। इससे बाद में लोग
लोगों ने अर्थ लेने लग गए कि सुधारना। इसमें बाद में लोग अर्थ लेने लग गए कि शिक्षा का मतलब आदमी को सुधारना। अरे भाई, गलत अर्थ ले लिया। नहीं, इससे किसी को सुधारना उधारना नहीं है। आदमी जो पैदा हुआ है वो ठीक ही है, केवल इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी कम्युनिटी में जीते हैं तो इन चीज़ों को बस सीखना है। किसी चीज़ को सीखना और अपने आप को सुधारना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सुधारने का मतलब हो गया, ठीक है मेरी बॉडी में कोई बीमारी हो गई है तो ठीक है, इसका शोधन होना, तो इसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। मानसिक कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, कि स्थिति में सुधार करना। अरे भाई, शिक्षा कोई सुधारने के लिए नहीं है। शिक्षा जिन चीज़ों की, जिन व्यवहारों की, जिन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन में, वो सिखाने के लिए है। बस इंफॉर्मेशन बेस, इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है और आप अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत, अपने इंटरेस्ट के आधार से उसको सीख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। शिक्षा से ऐसा नहीं है कि वो आपको बताएगी कि सत्य बोलो। अरे भाई, पहले आपने सिस्टम ऐसा उटपटांग बना रखा है कि उसमें आदमी को झूठ बोल बोल के फायदा होता है। फिर अब आप उसको वहाँ सिखा रहे हो कि, मतलब उसको सुधार कर रहे हो कि भाई सत्य बोलना चाहिए। अभी ये कैसा सुधार है? पहले पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है कि कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति इकट्ठी हो जा रही है, फिर आप वहाँ बच्चों को बिठा के सिखा रहे हो भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, सुधर जाओ। और जब वो बड़ा होकर चोर बनता है और पकड़ा जाता है, जेल में जाता है और जेल से सजा काट के बाहर आता है, तो जेलर भी बोलता है भाई अब मत करना चोरी। वो भी बेचारा नहीं समझ रहा है कि पहले भी चोरी काय के लिए की थी इसने, इसीलिए की थी ना कि ये तुमने व्यवस्था ऐसी बना रखी है, व्यवस्था गलत बन रखी है कि सब कुछ ही लोगों के पास सारा इकट्ठा हो गया, तो दूसरे आदमी के पास चोरी करने के अलावा उपाय क्या बचा? क्या उपाय छोड़ा आपने उसके पास? या गरीबी में घुट घुट के जिए और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके मरे? तो कुछ किसी आदमी में सुधार के लिए शिक्षा नहीं होती है। ये जो नैतिकता जितनी सारी शिक्षा के नाम पर सिखाई जाती है, ये अनावश्यक है। इसमें व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, आदमी में सुधार करने कहाँ चलती है। अब जिन लोगों को चेतना की समझ नहीं है वो ये सब काम करते हैं इस प्रकार के। उनको ऐसा ही लगता है कि आदमी कोई पैदाइशी बिगड़ा हुआ होता है, आदमी पैदाइशी चोर होता है, बलात्कारी होता है, डाकू होता है, अब इसको सुधारो स्कूल में ले जाके। पैदाइशी उसमें कुछ होता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता होता क्या चोरी होती है, क्या झूठ बोलना होता है, क्या सच बोलना होता है। और पहले तो सच ही बोलता है वो, जब बोलना सीखता है 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, और 3 साढ़े 3 साल तक वो हर बात सच ही बोलता है। उसको आप जो पूछो, उसको जो पता है वैसे ही बता देता है, उसमें जरा भी नहीं एक्स मिक्स करता। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगता है और उसको पता चलने लगता है कि कोई सच बोलने पे उसकी पिटाई हो गई, उसको डांट डपट पड़ गई, अब उसको समस्या होती है। अब अगली बार वो झूठ बोलना उसमें स्टार्ट करता है, क्योंकि भाई पिटना थोड़ी ना है सच बोल के। तुम्हारे ऐसी सच्चाई की, ऐसी नैतिकता की सच्चाई का क्या मतलब जो बार बार पीटे, गरीबी में मुस्तफी उसमें जीने को मजबूर करे? क्या फायदा है आपकी ऐसी सच्चाई का, सो कॉल्ड सच्चाई का? ये इनाम है कि कोई सच बोले और उसको नारकीय जिंदगी जीनी पड़े, ये सच बोलने का इनाम है? तो सच बोलना कैसे ठीक हो गया फिर? तो चोरी ना करना कैसे ठीक हो गया फिर? भाई नैतिकता पूर्वक जीने में तो सुखी होना चाहिए था ना। स्वाभाविक रूप से आदमी जब सच बोलता तो ऐसा होना चाहिए था, आह क्या आनंद की तरंगे अंदर उभर रही हैं, आय हाय हाय। जैसे आदमी नशा करता है तो होता है ना नशे में, आह मजा आ गया, ऐसे सच बोल के आना चाहिए था ना।
नहीं आता, सच बोलते ही डंडा पड़ता है सिर पे, सच बोलते ही सामने से गाली आती है। तो शिक्षा जो है किसी को सुधारने के लिए नहीं होती है, वो सिखाने के लिए होती है, शिक्षित करने के लिए कि इस दुनिया में क्या क्या है ये आप जान लो, ताकि आपको हर चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना है, इसमें आपको सुविधा रहेगी, औरों को सुविधा रहेगी, किसी को दुख नहीं पैदा होगा, आप भी सुखी रहोगे, दूसरे भी सुखी रहेंगे, जो कि जीवन का उद्देश्य है। बस तो आशा है आज के इसमें आप शिक्षा व्यवस्था में इस पॉइंट पर, एक तो कौन कौन से विषय की ज़रूरत होती है, कितने प्रकार की शिक्षा होती है, कैसे होती है, और किस बात के लिए शिक्षा नहीं होती है, ये सब आप समझ गए होंगे। माने शिक्षा का उद्देश्य आप ठीक से पकड़ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अभी थोड़ी देर बाद ही गगन रेडियो पे 6:10 पे या 15 पे गगन रेडियो पे आज प्रोग्राम है, और संपूर्ण समाधान व्यवस्था में अर्थशास्त्र कैसा होगा उस पर आज का प्रोग्राम है। 1 घंटे के आसपास वो प्रोग्राम होता है, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसमें भी भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उस टॉपिक से संबंधित मुझे मेरे ही फ़ोन पर फ़ोन करके लाइव ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी।